जो दारा के अंदर ये जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे और बच्चों के साथ जो हो रहा था, इसकी जो खबर थी सीरिया के बाकी सिटीज़ तक भी पहुंचने लगी। लोगों को पता चलने लगा कि दारा के अंदर चल क्या रहा है, तो बाकी जगह पर भी प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। तो 15 मार्च 2011 आते आते सीरिया के एरिया जैसे दमस्कस, अलेप्पो, होम्स, लटाकिया, हामा, इन सब जगह गवर्नमेंट का विरोध होने लगा कि ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, इन बच्चों को छोड़ा जाए। तो जो एक छोटा सा प्रोटेस्ट जो दारा के छोटे से एरिया में शुरू हुआ था, वो सीरिया के अलग अलग एरिया में शुरू हो जाता है। और ये जो टाइम था जब बशर अल असद की जो रिजीम थी, उसको लगने लगा कि ये जो बच्चों को उन्होंने पकड़ा है, ये सही डिसीजन नहीं है, इससे बात और ख़राब हो सकती है। तो इन सारे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए मिड अप्रैल 2011 करीब 45 दिन ये लोग बच्चों को रखते हैं और सीरियन गवर्नमेंट जो मुआविया और उसके बाकी के दोस्त थे, इन बच्चों को छोड़ देती है। अब गवर्नमेंट ने इन बच्चों को छोड़ तो दिया, लेकिन जब ये बच्चे बाहर आते हैं तो इन बच्चों की हालत देख के हर कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ये छोटी उम्र के जो बच्चे थे, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे, नाखून इनके खींच लिए गए थे, पूरे शरीर पर इनके जख्म थे। और जब बच्चों ने अपनी अपनी कहानी बताई और ये कहानी जब दूर दूर तक पहुंची, तो लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और लोगों ने दोबारा से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और 22 अप्रैल 2011 को जो फ्राइडे का दिन था और जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद ये लोग बात करते हैं और रोड पर इकट्ठा होकर फिर से प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन इस बार ये लोग कोई पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि बशर अल असद के खिलाफ जुलूस निकाल के उसके खिलाफ नारेबाजी करते हैं और वायलेंस भी होता है इस प्रोटेस्ट में। और ये जो दिन है, इसको फ्राइडे ऑफ डिग्निटी भी बोला जाता है। अब सीरियन फोर्सेस जो थी, वो इस भीड़ को रोकने की तो बहुत कोशिश करती हैं और इसके बाद जब भीड़ को रोकने में नाकामयाब हो जाती हैं, तो 25 अप्रैल 2011 के दिन फोर्सेस भीड़ के ऊपर गोलियां चला देती हैं और इसके अंदर 2 लोगों की जान चली जाती है। अब इसके अगले दिन ये जो 2 लोगों की जान गई थी, भीड़ जो है वो इनका जनाजा लेके निकलती है और काफ़ी नारेबाजी भी होती है। इस टाइम पे तो सीरिया की जो गवर्नमेंट थी, वो इसको कहती है कि ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जा रहा है, आप लोग फिर से भीड़ इकट्ठी कर रहे हो और नारेबाजी कर रहे हो। तो इससे निपटने के लिए हेलीकॉप्टर और टैंक्स का यूज़ किया गया, उनको रोड पर उतार दिया गया, गोली वगैरह भी चलाई गई और ऊपर से सीरियन फोर्सेस को ऑर्डर दे दिए गए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से इन प्रोटेस्ट को, इन भीड़ को इकट्ठे होने से रोको, चाहे जो मर्जी हो करना पड़े। फिर इसके बाद इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा गोलियां चलती हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की जान जाती है। इसकी जो ओरिजिनल फुटेज आप अभी भी इंटरनेट पर सर्च मारोगे, तो जो ओरिजिनल फुटेज हैं कि लोगों पे गोलियां चल रही हैं, लोग भाग रहे हैं, और ये सभी फुटेज अभी भी अवेलेबल हैं। और सरकार का ये जो डिसीजन था गोली चलाने का और टैंक्स उतारने का, ये चीज़ उनके ऊपर उल्टी पड़ जाती है। इससे चीज़ें शांत नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती हैं। जहाँ पहले 10 सिटीज़ में प्रोटेस्ट हो रहे थे, अब सीरिया के 20 शहरों में ये लोग बशर अल असद के खिलाफ खड़े हो गए थे और बशर अल असद को अपनी कुर्सी छोड़ने को कह रहे थे। मतलब कि सीरिया के आसपास के देशों में जो चल रहा था, अब वही सिचुएशन सीरिया के अंदर भी आके खड़ी हो गई थी और आए दिन जो सिविलियंस थे और जो सोल्जर्स थे, उनके बीच में झड़प होती थी। तो जो भीड़ थी उसके पास तो कोई हथियार वगैरह नहीं थे, वो पत्थर, लाठी, डंडे इससे ही लड़ते थे, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनके पास तो एडवांस हथियार थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा जान जाती थी, वो आम जनता की जाती थी। और इसके साथ साथ जो भीड़, जो प्रोटेस्ट होता था, उसमें जो चोट लगती थी लोगों को, वो लोग जब जख्मी होकर हॉस्पिटल जाते थे तो हॉस्पिटल के अंदर भी गवर्नमेंट ने पुलिस वाले खड़े कर दिए थे। जो भी प्रोटेस्टर को चोट वगैरह लग के हॉस्पिटल आता था, उसको वहीं से पुलिस उठा के जेल में डाल देती थी। तो एक तरह से ऐसा हो गया था कि इन झड़प में जिसको चोट लग जाती थी, उसका जेल जाना तय हो जाता था। तो अब इससे निपटने के लिए लोगों ने हॉस्पिटल जाना ही बंद कर दिया और वहीं पास में जो अल उमारी मस्जिद थी, लोगों ने हॉस्पिटल जाने की बजाय उस मस्जिद में कुछ जो डॉक्टर थे, उन्होंने मिल के इलाज वगैरह करना स्टार्ट कर दिया और एक फर्स्ट स्टेज टाइप अरेंजमेंट वहाँ पे स्टेबलाइज कर दिया। अब इसके कुछ ही दिन बाद जो सीरियन फोर्सेस थी, उनको भी पता चल जाता है कि इस मस्जिद के अंदर इनका इलाज वगैरह होता है और यहीं पे ये लोग छुपते हैं। तो जो सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेस थी, वो इस मस्जिद के ऊपर भी अटैक कर देती है। वहाँ भी जितने मरीज और डॉक्टर थे, उनकी भी जान चली जाती है। इस अटैक का बहुत ज़्यादा विरोध होता है और इसके बाद ये हुआ कि आम जनता, बच्चे, औरतें जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस को देखती थीं, कहीं पत्थर मार देती थीं, कहीं डंडा फेंक के मार देती थीं
मीन्स बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा पूरे सीरिया के अंदर। 2011 आते आते लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी थी, और सीरियन आर्मी जो थी उनके भी बहुत सारे सोल्जर्स जो थे उनकी भी जान गई थी, क्योंकि सिविलियन जो थे वो पत्थर वगैरह मारते थे। इसके साथ साथ सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेज में कई ऐसे सोल्जर्स भी थे जिन्होंने सिविलियंस के ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया, तो ऐसे सोल्जर्स को भी मार दिया जाता था। पूरे सीरिया के जो सुन्नी मुसलमान थे वे पूरी तरीके से बशर अल असद के खिलाफ हो गए थे, और उन्होंने ये चीज़ मान ली थी कि हमारी जान तो वैसे ही जानी है, लेकिन हम इसको इसकी कुर्सी से हटा के ही मानेंगे। यहाँ तक कि ये जो बच्चे थे जिनकी वजह से सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, ये भी इस प्रोटेस्ट में जाके शामिल हो गए थे। ये जो मुआविया है ये तो अभी भी फाइटर है और सीरिया में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। तो देखिए जो झड़प चल रही थी सिविलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, कुछ दिन तक तो ये चलती है। उसके बाद इसका जो फॉर्मेट होता है वो चेंज हो जाता है, और फॉर्मेट इसलिए चेंज होता है क्योंकि सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेस के अपने ही कुछ सोल्जर्स थे वो बगावत कर देते हैं और आम जनता की मदद में आ जाते हैं। इस चीज़ में जो मेन रोल था वो रियाद अल असद का था, जो कि एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे था सीरियन आर्मी के अंदर। ऐसे ही एक महरूम नाम का आदमी था जो कि 20 साल तक सीरिया में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करता था, और अपनी बहुत ही यंग एज में नेशनल सर्विस के अंडर आर्म फोर्सेस में इसने फाइटर पायलट की भी ट्रेनिंग ली थी। तो इसने क्या किया कि सीरियन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए आम जनता में से लोगों को उठा के छोटी छोटी फाइटिंग यूनिट बनाई, जो जिसमें 15-15 लोगों की यूनिट बनी थी, और फिर 29 जुलाई 2011 को इसको ऑफिशियली एक नाम दिया गया फ्री सीरियन आर्मी। ये जो फ्री सीरियन आर्मी थी इसका काम था कि जो सीरिया की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं लोगों पे हमला कर रही है इनसे लड़ेंगे, हथियार उठा के लड़ेंगे, बशर अल असद को गवर्नमेंट से हटा के एक फेयर सिस्टम रखेंगे जहाँ पे ये सब ना हो। इन्होंने ट्राई किया, धीरे धीरे करके सीरिया के अंदर के जो एरियाज थे उन पे कब्जा करना। अब सीरिया के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसको देख के आसपास के जो सुन्नी मेजोरिटी वाले देश थे उनका भी सपोर्ट आने लगा। कई ऐसे लोग भी थे जो सीरिया छोड़ के चले गए थे, वो वापस सीरिया आ गए। उन्होंने टेक्नोलॉजी से अलग अलग अपनी स्किल से बशर अल असद को हटाने के लिए मदद करी फ्री सीरियन आर्मी की। इसके साथ साथ कई सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी थे जो बशर अल असद के खिलाफ थे, तो वो भी आके फ्री सीरियन आर्मी के साथ जुड़ जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। छोटे छोटे ऐसे करीब 1000 एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे जिनके टोटल 1 लाख फाइटर्स थे जो फ्री सीरियन आर्मी के साथ मिल गए थे। और फ्री सीरियन आर्मी जो थी उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, ना तो उसके पास वेपन थे ना रिसोर्सेज थे। तो उन्होंने भी कुछ सोचे समझे बिना मजबूरी में इनके साथ वो जुड़ गए। और ऐसे ही ये जो ISI है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, जो कि इराक के अंदर वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ रहा था, उसको भी इसके बारे में पता चलता है। उसको सीरिया के अंदर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है सुन्नी मुस्लिम को सपोर्ट करने की और अपने नेटवर्क को बढ़ाने की। तो जो ISI था वो भी फ्री सीरियन आर्मी की मदद के लिए आ गया। इनके सारे लड़ाके धीरे धीरे करके कुछ लेबनान के रास्ते, कुछ अलग अलग रास्तों से सीरिया के अंदर पहुंच गए। आपने नोटिस किया होगा पहले इसका जो नाम था वो ISI था, इन्होंने बाद में इसको चेंज करके ISIS कर दिया। वो इसी वजह से किया था, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक से बदलकर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया कर दिया, यानी कि ISI से ISIS कर दिया गया इसका नाम। तो अब वहाँ से सीरियन गवर्नमेंट की जो दिक्कतें थी वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जो पहले छोटा मोटा प्रोटेस्ट था अब वो उनके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया था, और उनके लिए अब लड़ाई मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। ये फ्री सीरियन आर्मी जो थी हथियार यूज करके, गोरिल्ला वॉरफेयर यूज करके सीरिया के जो अलग अलग इलाके थे, दमस्कस, अलेप्पो, फिर आगे चल के रक्का जो था, इन पे जाके कब्जा करना स्टार्ट किया और अपना बेस बना लिया। इस चीज़ से निपटना सीरिया की गवर्नमेंट के लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। तो देखिए एक तरफ तो ये लड़ाई चल रही थी गवर्नमेंट और फ्री सीरियन आर्मी जो कि आम जनता ने बनाई थी उसके बीच में। एट द सेम टाइम सीरिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया था वहाँ पे क्या था कि कुर्द पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती थी। ये जो कुर्द पॉपुलेशन है सीरिया में भी थी, और सीरिया से लगे हुए टर्की था उसके एरिया में भी थी। तो ये जो कुर्द हैं ये टाइम टू टाइम कुर्दिस्तान की डिमांड करते थे। ये तुर्की में भी ये डिमांड करते थे और सीरिया में भी करते थे। तो इनको उस पर्टिकुलर टाइम पे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी कि जो सीरिया गवर्नमेंट है वो तो बहुत ही बैकफुट पे है, उसको फ्री सीरियन आर्मी ने ऑलरेडी बहुत पीछे कर रखा है। तो यही टाइम है कुर्दिस्तान बनाने का,
तो जो कुर्द थे उन्होंने सीरिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में भी कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि सीरिया गवर्नमेंट की जो एक दिक्कत चल रही थी फ्री सीरियन आर्मी से, अब नॉर्थ ईस्ट साइड पे कुर्द जो थे वो भी इनके खिलाफ लड़ने लग गए थे।